स्वागत करता हूं आप सभी का अपनी क्लास जिसका नाम है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। ठीक है, भाग 4। इस संविधान में हम लोग इस भाग में हम लोग किस किस चीज की स्टडी करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं कि लिखित एवं लिखित संविधान, प्रस्तावना, संप्रभुता, धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी राज्य, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, नागरिकता, संघीय शासन, वयस्क मताधिकार, संसद प्रभुत्व, न्याय सर्वोच्चता और स्वतंत्र न्यायपालिका, मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, आपातकालीन व्यवस्था, कानून का शासन, शक्तियों का विभाजन। तो ये हमारे संविधान की विशेषताएं हैं। उसी प्रकार से हम यहाँ पर संविधान की प्रस्तावना की चर्चा करेंगे और यहाँ पर हम भारतीय संविधान के शोध की चर्चा करेंगे कि भारतीय संविधान के निर्माण में कहाँ से कौन कौन से सिद्धांतों को हमने निर्माण के समय लिया है। तो भारत शासन अधिनियम, तो ये कुछ संविधान है विदेशों के, जो विदेश के संविधान है यहाँ से हम लोगों ने उनके कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों को लिया है। तो लेट फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं लिखित एवं लिखित संविधान। तो संविधान दो तरह के होते हैं, लिखित और अलिखित। ठीक है, लिखित संविधान का बेस्ट एग्जाम्पल है आपका अमेरिका का संविधान और अलिखित संविधान का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आपका ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, क्योंकि ब्रिटेन का संविधान लिखित रूप से नहीं है। ठीक, तो आपका भारत का संविधान जो है लिखित भी है और सबसे व्यापक भी है, क्योंकि जिस वक्त ये संविधान को अपनाया गया था, अंगीकृत किया गया था, उस समय इस संविधान में जो है मुख्य रूप से 22 भाग होते, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, और इसमें समय समय पर संशोधन होते रहे हैं और भारतीय संविधान की विशालता के कारण ही इसे हम जो है वकीलों का स्वर्ग भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आती है बात प्रस्तावना की, द प्रेम्बल। ठीक है, तो प्रस्तावना क्या है? भारतीय संविधान में उत्कृष्ट प्रस्तावना है जिसमें जनता की भावनाएं एवं आकांक्षाएं सूक्ष्म रूप से समाविष्ट की जाती है। सब यहाँ पर प्रस्तावना की चर्चा मैं प्रस्तावना में यहाँ पर करूंगा। ठीक है, अब उसके बाद में आपका आता है संप्रभुता। संप्रभुता किसी भी राज्य के लिए बहुत ही जरूरी एक तत्व होता है, बहुत ही जरूरी सिद्धांत होता है। ठीक है, तो जो है संप्रभुता क्या है, ठीक है, इसकी हम चर्चा करते हैं। तो प्रभुत्व, जितने भी प्रभुत्व संपन्न राज्य हैं उनकी सबकी अनिवार्य विशेषता ये होता है कि वह जो है अपने सभी आंतरिक और बाह्य मामलों के लिए वो खुद जिम्मेदार होते हैं। उन पर किसी भी प्रकार का कोई भी बाहरी हस्तक्षेप नहीं होता, अर्थात वह अपने नीति निर्माण के लिए, अपने वैदेशिक नीतियों के लिए वह स्वयं खुद के लिए उत्तरदायी होते हैं। अर्थात किसी भी बाहरी शक्ति का उन पर किसी प्रकार का कोई जोर दबाव प्रेशर नहीं होता है। अर्थात जो भी वो कार्य करते हैं अपने देश के अंतर्गत, ठीक है, उन पर किसी भी विदेश की अधीनता नहीं होती है, वे स्वतंत्र होकर काम करते हैं। तो एक राज्य के लिए बहुत ही जरूरी तत्व होता है आपका संप्रभुता। अर्थात अपनी शक्तियों का, अपने कार्यों को निष्पादन करने के लिए फ्री एकदम होकर काम करना, किसी भी प्रकार का कोई भी बाहरी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करना। जिस तरह से भारत स्वतंत्रता से पूर्व हम लोग संप्रभु नहीं थे। आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद हमारे पास में जो सबसे बड़ी चीज थी वो हमारे पास में संप्रभुता आई, क्योंकि संप्रभुता ही हमारे लिए बहुत बड़ी जरूरी थी, क्योंकि हम पराधीन थे तो स्वतंत्रता उस वक्त थी नहीं। स्वतंत्रता हमारे पास में, जो स्वतंत्रता के बाद हमारे पास संप्रभुता वाला सबसे महत्वपूर्ण युवा है। अब इसके बाद हम बात करते हैं धर्म निरपेक्षता की। ठीक है, तो धर्म निरपेक्षता क्या है? तो भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष राज्य का प्रस्ताव करता है। संविधान के अनुसार कोई भी धर्म राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, बल्कि राज्य सभी धर्मों को समानता देगा, समान भाव देगा और सभी धर्म राज्य की नजरों में समान होंगे। अर्थात राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। तो ठीक है, 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, ठीक है, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को
जोड़ कर इसे और भी प्रभावी बना दिया गया। एंड देन ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब बात आती है हमारी समाजवादी राज्य। तो समाजवादी राज्य क्या है, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो भारतीय संविधान में समाजवादी राज्य की कल्पना की गई है। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को जोड़ दिया गया है, जो संविधान के मूल स्वरूप में नहीं था। ठीक है। उसके बाद हमारी बात आती है लोकतंत्रात्मक गणराज्य क्या होता है। तो लोकतंत्रात्मक शब्द का अर्थ होता है कि भारत में प्रतिनिधि मूलक प्रजातंत्र की स्थापना करना, अर्थात भारत का शासन भारतीय जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि द्वारा ही संचालित होंगे। गणराज्य से आशय यह भी है कि राज्य के सभी नागरिक अपनी योग्यता अनुसार छोटे बड़े पदों पर पहुंचने के अधिकारी हैं। साथ ही भारतीय राज्य का प्रधान राष्ट्रपति एक निर्वाचित व्यक्ति होगा, न कि ब्रिटेन की तरह अनुवांशिक। क्लैरिटी बहुत जरूरी है कि हम भी लोकतंत्र, ब्रिटेन भी लोकतंत्र, ठीक है, किंतु हम गणराज्य हैं, भारतीय गणराज्य है, ब्रिटेन गणराज्य नहीं है। क्यों गणराज्य नहीं है, जरा ये देख लेते हैं। क्योंकि वहां आज भी राजा और रानी का कंसेप्ट है जो वंशावली के, अर्थात ब्रिटेन का शासन राजा या रानी के नाम पर किया जाता है, और जो कि राजा रानी का जो पद होता है वो वंशानुगत है। लेकिन इसके विपरीत भारत में किसी भी प्रकार का कोई वंशानुगत पद नहीं है। यहाँ पर भारत का जो राष्ट्रपति है जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ठीक, इसी बात के आधार पर हम लोग गणराज्य है, ब्रिटेन गणराज्य नहीं। ठीक है। उसके बाद में एकल नागरिकता तात्पर्य होता है कि केवल पूरा देश को संविधान के द्वारा केवल एक नागरिकता दी जाती है। जिस तरह से हम भारत के लोग हैं, ठीक है, तो हमें भारतीय नागरिकता प्राप्त है, ना कि आप उत्तर प्रदेश से हैं, आप बिहार से हैं, ठीक है, और या आप नागालैंड से हैं, आप त्रिपुरा से हैं, उससे कोई मतलब नहीं है कि आपको त्रिपुरा का भी आपको नागरिकता मिलेगी, या आप उत्तर प्रदेश के तो उत्तर प्रदेश की राजधानी आपको नागरिकता मिलेगी, तब जाके एक भारतीय नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ भारत की नागरिकता ही मिलेगी। यहाँ पर जो राज्य हैं, अन्य जो प्रोविंस हैं जो हैं, उनकी कोई नागरिकता नहीं है, अर्थात आपको सिर्फ और सिर्फ भारत की नागरिकता ही, इसीलिए आप सिंगल नागरिकता में आते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है अंतर करना इसलिए जरूरी। तो अमेरिका में डबल नागरिकता, एक तो वो व्यक्ति जिस प्रांत का होता है, जिस राज्य का होता है, एक तो वहां की नागरिकता, दूसरी अमेरिका यूएसए की नागरिकता, तो वहां डबल नागरिकता हो गई। ठीक है, किंतु हमारे संविधान के द्वारा आपको सिंगल ही नागरिकता दी गई है। ये नहीं कि आप जो है कि आप यूपी के तो यूपी नागरिकता अलग है, भारत की तो भारत की नहीं। तो आपको सिर्फ सिंगल ही नागरिकता आपको दी गई है। ठीक है, तो आप सीधी सुनिए कि भारतीय संविधान निर्माताओं देश के लिए समान रूप से एकल नागरिकता का उन्होंने सिद्धांत अपनाया था। सिर्फ जम्मू कश्मीर अभी तक एक अपवाद था, किंतु उस अपवाद को भी अभी हाल ही में उसे हटा दिया गया सरकार के द्वारा। अब इसके बाद में आपकी बात आती है संघीय शासन व्यवस्था की। तो संघीय शासन व्यवस्था क्या है, जरा ये भी हम देख लेते हैं। तो संविधान के अनुसार भारत राज्यों का संघ होगा। इस व्यवस्था के अंतर्गत शासन की शक्तियों को केंद्र और राज्यों में बांटा गया है, किंतु 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा हमने डेमोक्रेसी को निचले स्तर तक भी लेके आ गए हैं। तो अब हमारे पास में शासन के 3 टायर हो, 3 लेवल हो गए, केंद्र लेवल पर, राज्य लेवल पर, स्थानीय स्तर पर। ठीक है, नगर पालिका में, पंचायत वगैरह वगैरह। तो के बीच, और यही आपका
कि संघीय शासन व्यवस्था, अर्थात यहाँ पर सरकार के दो रूप हैं आपके, एक तो आपका सेंट्रल के ऊपर केंद्र सरकार हो गई और राज्य के सर राज्य सरकार हो गई, स्थानीय सरकार हो गई, ठीक है। तो अगर इनमें किसी प्रकार की कोई विवाद होता है तो उसका जो है उसका जो निर्धारण न्यायपालिका करती है। उसके बाद में आपका है वयस्क मताधिकार, ठीक है। तो वयस्क मताधिकार क्या है कि 18 वर्ष की आयु के ऊपर के सभी नागरिकों को मत देने का अधिकार है, ठीक है। अर्थात जो भी व्यक्ति 18 साल का हो जाए उसे अपना वोट, अपने अधिकार को यूज करने का जो है वो योग्य हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में आती है संसदीय प्रभुता और सर्वोच्च न्याय सर्वोच्चता। जरा इसको समझ लेते हैं कि क्या है, दोनों इकट्ठा ही समझ लेते हैं। भारतीय संविधान में संसदीय प्रभुत्व, ठीक है, भारतीय संविधान में संसदीय प्रभुत्व जैसे ब्रिटेन तथा न्यायिक सर्वोच्चता जैसे कि अमेरिका के बीच के मार्ग को अपनाया गया है। भारतीय संसद तथा उच्चतम न्यायालय दोनों अपने अपने क्षेत्र में सर्वोच्च हैं, स्वतंत्र हैं। जहां उच्चतम न्यायालय संसद द्वारा पारित किसी कानून की समीक्षा कर सकता है, वहीं संसद कुछ प्रतिबंधों के साथ संविधान के अधिकांश भागों में संशोधन कर सकती है। तो यही आपका है संसदीय प्रभुत्व और न्यायिक सर्वोच्चता। इसके बाद में आपकी बात आती है स्वतंत्र न्यायपालिका, ठीक है। तो स्वतंत्र जो न्यायपालिका है वो किस सिद्धांत पर आधारित है, जरा उसको हम वो भी देखते हैं, ठीक है। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है, अर्थात भारत में जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है, ठीक है। संविधान के द्वारा सरकार के तीन अंग कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, और तीनों ही अंग अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं, ठीक है, सामान्य परिस्थितियों में, ठीक। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है और इसीलिए उसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार भी, उसे शक्तियां प्राप्त हुई। उसके बाद में आपका है, ठीक, संसदीय शासन प्रणाली। संविधान में संसदीय प्रणाली की व्यवस्था है जो वेस्टमिंस्टर इंग्लैंड पर आधारित है। हालांकि भारत एक गणराज्य है और उसका अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, किंतु अमेरिकी राष्ट्रपति के विपरीत भारतीय राष्ट्रपति कार्यपालिका का केवल नाम मात्र का प्रमुख होता है, ठीक है। स्वतंत्र न्यायपालिका हो गई। उसके बाद में आपका हो गया मूल अधिकार, ठीक है। तो मूल अधिकार क्या, भारतीय जो आपका संविधान की बहुत अच्छी विशेषता है आपका मूल अधिकार। मूल अधिकार वे अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता एवं विकास के लिए आवश्यक हैं। न्यायपालिका इसका संरक्षण करती है। तो ये आपके हो गए मूल अधिकार, और मूल अधिकारों के साथ साथ में संविधान के पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक अधिकारों की मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई। इसे 1976 में स्वर्ण सिंह समिति के रिकमेंडेशन पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे संविधान में शामिल किया गया था, ठीक है। इसके बाद आती है नीति निदेशक तत्वों की। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व भारतीय संविधान की एक अनोखी एक विशेषता है। ये वे तत्व हैं जो आधुनिक प्रजातंत्र के लिए सरकार पर कुछ व्यापक राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कार्यक्रम जारी करने के लिए, बनाने के लिए प्रेरित करते हैं, ठीक है। और उसके बाद में आपातकालीन व्यवस्था। तो आपातकालीन व्यवस्था क्या है, तो आपातकाल की स्थिति का सामना करने के लिए भारतीय संविधान में इस व्यवस्था को रखा गया है। आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रपति देश में आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। अब उसके बाद में है कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ, ठीक है। तो रूल ऑफ लॉ क्या कहता है कि भारतीय संविधान विधि के शासन की स्थापना करता है। इसके अंतर्गत
विधि, इसके अंतर्गत या विधि के समक्ष सभी व्यक्ति, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, सभी समान होंगे। अर्थात कानून किसी के साथ में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा कि गरीब के लिए जो है कानून अलग होगा, अमीर के लिए कानून अलग होगा, नहीं। इस देश का संविधान या इस देश का शासन रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग चलता है। अर्थात जो भी कार्य है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है। उसके बाद में यहां पर आते हैं शक्तियों का विभाजन। भारतीय संविधान के द्वारा केंद्र के लिए या संघ के लिए और राज्य के लिए अलग अलग शक्तियों का विभाजन किया गया है। कैसे कि भारतीय संविधान में संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती, 3 सूचियों की चर्चा की गई है। ठीक है। इन तीनों ही सूची में संघ सूची में जो विषय हैं शामिल हैं उन पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। राज्य सूची में जिन विषयों को डाला गया है उन पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। और जो दोनों ही किसी के कार्य क्षेत्र में नहीं आते वो संवर्ती सूची में सम्मिलित कर दिए गए हैं। ठीक है। और इस सूची में शामिल विषयों पर राज्य सरकार भी केंद्र सरकार भी दोनों ही कानून बना सकती है। लेकिन ध्यान रखना, अगर केंद्र और राज्य में दोनों विवाद होता है तो केंद्र का कानून माना जाता है। ठीक है। तो ये भी हमारी संविधान की विशेषताओं से संबंधित कुछ बातें जो मैंने आपको बताई। एंड देन मैं आगे बात करता हूं संविधान की प्रस्तावना। तो संविधान की प्रस्तावना में चर्चा करता हूं। तो संविधान की प्रस्तावना जरा में चलिए बात करते हैं हम संविधान की प्रस्तावना के बारे में। ठीक है। तो अलिखित संविधानों की प्रस्तावना नहीं हुआ करती हैं और प्रायः जितने भी आधुनिक लिखित संविधान हैं सभी संविधानों की अपनी जो है प्रस्तावनाएं होती हैं। प्रस्तावना की जो है संविधान का दर्शन होती हैं, कुंजी होती हैं और जो है बेलवाड़ी बाद में केस में सुप्रीम कोर्ट के अनुसार संविधान निर्माताओं के मन को समझने और संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करने में जो है ये प्रस्तावना सहायक होती है। इसमें जनता के लक्ष्य, उनकी अपेक्षाएं समाहित होती हैं जिन्हें संविधान पूर्ण करना चाहता है। संविधान की प्रस्तावना संविधान का परिचय कराती है और इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। तो बात हमने करी है